नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बिहार एसएससी बीपीएससी बिहार दरोगा सेलेक्टेड। दोस्तों, हम लोग मंजिल सीरीज को कर रहे हैं और इस मंजिल सीरीज में जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज जो हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो को लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार के वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, टीआरई में, उन सभी को दोस्तों हमने डिस्कशन वाइज जो स्टार्ट किया था। जिसका पहला वीडियो भारत में यूरोपियों का आगमन, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके देख लीजिए। आज इसी सीरीज का दोस्तों दूसरा वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, पंजाब, अवध और मैसूर राज्य पर आधारित है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो PYQ है उस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, उससे जुड़ा हुआ सारा पॉइंट बताते हैं और इससे आप सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पॉइंट से पॉइंट को लिंक करना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस जो है सीधे जो है वो स्कोरिंग हो। ठीक है, इधर उधर की बातों को ना पढ़ते हुए जो है वो आप सीधा मेन पॉइंट पर पढ़े और उसको जो है एग्जाम में यूटिलाइज करें। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये PYQ पर बेस्ड एक यूनिक सीरीज है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग क्वेश्चन और डिस्कशन को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। अब देखिए, अंग्रेज जो है वो भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए जो है ना, दो प्रकार की नीति विशेष रूप से अपनाया जो बहुत फेमस था। एक था सहायक संधि की नीति और दूसरा था राज्य हड़प की नीति, जो है राज्य हड़प की नीति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो सहायक संधि की नीति बहुत पहले अपनाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, और ये जो है जो दूसरी जो नीति थी राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो डलहौजी ने अपनाया था। और डलहौजी का शासनकाल आप लोग जानते हैं कि डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 तक भारत का क्या रहता है, गवर्नर जनरल रहता है। और इसने अपनाया राज्य हड़प की नीति। ठीक है, और इसी राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत दोस्तों पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में विलय कर लेता है। और 1849 में जब विलय करता है तो इसकी एक स्टोरी है, पंजाब राज्य की अपनी एक स्टोरी है दोस्तों। क्योंकि आसानी से जो पंजाब राज्य वो हाल मारने वालों में से नहीं था, उसने जो है अंग्रेजों को कड़ा टक्कर दिया, कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश की। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं पंजाब राज्य के बारे में। देखिए, पंजाब राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का श्रेय दोस्तों जाता है रंजीत सिंह को। ठीक है, रंजीत सिंह का जन्म जो है दोस्तों, रंजीत सिंह के विषय में कुछ आप लोग जान लीजिए। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के रहने वाले थे। रंजीत सिंह के पिता का नाम था दोस्तों महासिंह। क्या नाम था दोस्तों? महासिंह था। और रंजीत सिंह जो थे वो बचपन से ही एक आंख से देखते थे, एक आंख उनका जो खराब था। उन्होंने कहा था ईश्वर चाहता है कि मैं सभी धर्मों को समान निगाह से देखूं, इसलिए मुझे एक ही आंख दिया। रंजीत सिंह जो है यहीं पर फेमस नहीं हुए, बल्कि रंजीत सिंह जो है इनके राज्य में चार प्रांत थे। इन चारों प्रांत का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रांत बना लाहौर। क्या बना? लाहौर। दूसरा दोस्तों प्रांत बना इनका वो था मुल्तान। तीसरा जो इनका प्रांत बना वो था आपको पेशावर। तीसरा प्रांत बना कश्मीर और चौथा है दोस्तों पेशावर। ठीक है, तीसरा बना दोस्तों कश्मीर और चौथा जो है इनका प्रांत बना वो बना आपको पेशावर। तो ये इनके रंजीत सिंह के समय के चार प्रांत थे। लाहौर को दोस्तों रंजीत सिंह ने 1799 में जीता था। ठीक है, मुल्तान को दोस्तों 1818 में और कश्मीर को 1819 में, पेशावर को 1834 में। अब इसके लाहौर के जीतने के पीछे भी एक स्टोरी है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था जमान शाह, वो जब लाहौर पर आक्रमण किया और वह जब युद्ध लड़के लौट रहा था तो उसका एक तोप गिर गया था चिनाब नदी में। चिनाब नदी से वो तोप निकलवा के और रंजीत सिंह ने जो है ना जमान शाह को लौटा दिया। तो जमान शाह ने बोला कि आप लाहौर के जो है वो राजा बन सकते हैं, मतलब लाहौर पर जो है वो कब्जा जमाने की अनुमति दे दी। तो रंजीत सिंह 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। राजनीतिक राजधानी जो है वो लाहौर को बनाते हैं। फिर 1805 में अमृतसर को ये जीत लेते हैं भंगी मिसल से और इसको बना देते हैं धार्मिक राजधानी।
तो रंजीत सिंह की दो राजधानी थी, एक लाहौर थी राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी कहाँ रहती है, अमृतसर। उसके बाद मुल्तान 1818 में, कश्मीर 1819 में और पेशावर 1834 में ये कब्जा करते हैं। ठीक है, रंजीत सिंह एक बहुत ही फेमस संधि करते हैं जिसका नाम दोस्तों होता है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, ठीक है। और अमृतसर की संधि दोस्तों होती है 25 अप्रैल 1809 को, और ये जो हुआ था अंग्रेजों के साथ हुआ था। और अंग्रेजों की ओर से जो था ना, वो था चार्ल्स मेंटकॉफ, जो कि लॉर्ड मिंटो का दूत बन के आया था। इसमें क्या था ना, इस संधि में जो है सतलज नदी को जो है वो सिख राज्य की सीमा मान ली गई थी, पंजाब राज्य की सीमा जो है वो निर्धारित कर दिया गया था। फिर जो है इनके रंजीत सिंह के दरबार में जो है आपको अजीजुद्दीन रहते थे, दीनानाथ रहते थे, ये सब इनके मंत्री का नाम है। और इनके समय में एक जो है फ्रांसीसी यात्री भी आया था जिसका नाम था विक्टर जाकमा। क्या नाम था दोस्तों, विक्टर जाकमा। विक्टर जाकमा ने जो रंजीत सिंह की तुलना किससे कर दिया है, विक्टर जाकमा। विक्टर जाकमा ने दोस्तों रंजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से किया। ठीक है, विक्टर जाकमा। तो ये सारा चीज जो है पंजाब राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ है। और फिर रंजीत सिंह का बेटा हुआ खरग सिंह, जो रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने 1839 में। जब इनकी डेथ हो जाती है तब जो खरग सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ रंजीत सिंह तक ही सीमित नहीं थी। जब सिख राज्य आगे बढ़ा दोस्तों, तो सिख राज्य जब आगे बढ़ा तो सिखों ने जो है आंग्ल से 2 युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से जो है 2 युद्ध जो है लड़ा, जो बहुत फेमस है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये स्टोरी जो है, ये दोनों युद्ध की भी स्टोरी आपको जानना जरूरी है। पहला जो है 1845-46 में लड़ा गया था और दूसरा 1848-49 में लड़ा गया था। ठीक है, जब पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो इसमें कोई जो है वो खास परिणाम नहीं आया। लेकिन इसके सेकेंड पार्ट तक जाते जाते दोस्तों, यानी अंततः जो है वो सिख की हार हो गई और संधि करनी पड़ी, लाहौर की संधि। इस लाहौर की संधि के तहत, चूंकि इसमें क्या था कि 2 व्यक्ति थे, एक थे लाल सिंह और दूसरे थे तेज सिंह। ये सिख सेनापति थे जिन्होंने जो है मूल रूप से सिख सेना को जो है वो धोखा दिया। ठीक है, विश्वासघात किया, जिसके बाद क्या हुआ कि सिख सेना हार गई अंततः। और लाल सिंह को जो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने लाल सिंह को वजीर बना दिया। ठीक है, जब हार गए लाहौर की संधि में जो है लाल सिंह को जो है वजीर बना दिया। और पहली बार जो है वो पंजाब में क्या किया, अपने रेजिडेंट की नियुक्ति की। पंजाब में दोस्तों रेजिडेंट की नियुक्ति कर दिया। लाहौर की संधि के तहत जो है वो जुर्माना लगाया गया, सिख राज्य पर जुर्माना लगाया गया और इनकी सेना का जो है बहुत बड़ा भाग पर जो है वो कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो ये तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों ये 2 चरणों में होता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि शेर सिंह जो सिख सेनापति थे, सिख की तरफ से जो है लड़ रहे थे, शेर सिंह और लॉर्ड गफ, ये अंग्रेज सेनापति थे। इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, ये अनिर्णित रहा था। लेकिन जो इसका सेकेंड फेज हुआ, इसका जो सेकेंड फेज दोस्तों होता है, ये लड़ा गया था दोस्तों गुजरात में, और ये लड़ा गया था दोस्तों चिनाब के किनारे, गुजरात में भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इसमें जो है वो सिख सेना की हार हो गई, सिख सेना जो है वो हार गई। और इसके बाद ही क्या हो गया, यहीं पे जब हार गई तो 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। और पंजाब पर कब्जा करने के बाद जो है पंजाब पर शासन करने के लिए एक 3 सदस्यीय जो है वो एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का दोस्तों अध्यक्ष कौन हुआ, उस कमेटी का अध्यक्ष दोस्तों हुआ हेनरी लॉरेंस। उस कमेटी का अध्यक्ष कौन हो गया, उस कमेटी का देखिए 3 सदस्यीय परिषद बनाया गया पंजाब पर शासन करने के लिए। ठीक है, और उस परिषद का जो है दोस्तों अध्यक्ष जो था वो अध्यक्ष था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, ये वही हेनरी लॉरेंस है जो यहाँ पर जो लाहौर की संधि के तहत जो रेजिडेंट बना था, ये जो है ये वही हेनरी लॉरेंस है। अगर पूछेगा कि लाहौर की संधि के तहत ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो नियुक्त किया गया था आपको हेनरी लॉरेंस को। और इसी हेनरी लॉरेंस को आगे चल के जो है वो 3 सदस्यीय परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसकी सहायता में 2 और व्यक्ति हुए, एक का नाम था जॉन लॉरेंस और दूसरे का नाम था ग्रैनविले मॉन्सिल।
ग्रैनविले ग्रैनविले मॉन्सिल ग्रैनविले मॉन्सिले। ठीक है, तो ये जो है परिषद बना के तब जो है ना वो पंजाब पर शासन करना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो आप समझ रहे हैं एक क्वेश्चन के पीछे, पंजाब राज्य के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा आपके पीछे जो है कॉन्सेप्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कॉपी पेन के साथ जो है इसको नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़ा हुआ एक एक फैक्ट आपको बताएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2023 में पूछा हुआ। देखिए अलीनगर की संधि बेसिकली दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ जो रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, तो इसका आंसर आपको हो गया बी। अब देखिए अलीनगर की संधि बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले आपको बंगाल के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या था कि 1713 से 19 तक जो है मुगल बादशाह था फर्रुखशियर। क्या नाम था? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के समय में जो है वो बंगाल क्षेत्र के लिए एक जो है उप सूबेदार की नियुक्ति की गई थी। 1713 में बंगाल का उप सूबेदार बनाया गया किसको? तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को जो है वो उप सूबेदार बनाया गया। अब उप सूबेदार बनाया गया और यही जो है 1717 में क्या बन गए? तो सूबेदार बन गए। और जब ये सूबेदार बन गए तो स्वतंत्र रूप से बंगाल का जो है ना वो शासन संचालन करने लगे। फिर मुर्शीद कुली खां का जब टाइम खत्म हो जाता है तो इनके बाद बनते हैं शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन बनते हैं। शुजाउद्दीन के बाद बनते हैं सरफराज खां के बाद दोस्तों बनते हैं अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के बाद दोस्तों बनता है सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण जो घटना है, जो सत्ता परिवर्तन है, ब्रिटिश की सत्ता की शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ये बंगाल के बारे में आप लोग जो है बेसिकली अब इतना चीज आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र बंगाल रियासत के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अपने नाम पे जो है राजधानी को ढाका से बदल के मुर्शिदाबाद स्थापना किया था। मुर्शीद कुली खां ने दोस्तों वो तकावी ऋण शुरू किया था। तकावी ऋण का मतलब होता है कि खेती के लिए जो अग्रिम लोन की व्यवस्था है वो शुरू किया था। मुर्शीद कुली खां ने जो है वो इजारेदारी व्यवस्था शुरू किया था। उसके बाद मुर्शीद कुली खां का जो पीरियड था दोस्तों वो 1717 से लेकर 1727 तक था। फिर 1727 से लेकर 1739 तक दोस्तों रहता है शुजाउद्दीन, जो मुर्शीद कुली खां का पुत्र था। उसके बाद सरफराज खां 1739-40 में रहता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। इसको जो है वो अलीवर्दी खां हरा देते हैं गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध में 1740 में दोस्तों 1740 में क्या होता है, तो एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं गिरिया का युद्ध। और इसी गिरिया के युद्ध में जो है वो अलीवर्दी खां सरफराज खां को हरा देते हैं और 2 करोड़ रुपया देकर मुगल बादशाह को और अपना गद्दी जो है वो परमानेंट कर लेते हैं। और इसी अलीवर्दी खां का जो है वो नाती दोहित्र जो था वो सिराजुद्दौला था, और इसी सिराजुद्दौला के कारण जो है वो अलीनगर की संधि हुई थी। अब ये आप बंगाल राज्य के बारे में आप ये बेसिक समझ गए होंगे कि बंगाल में जो है वो कैसे कैसे जो है सत्ता जो है चेंज होते होते सिराजुद्दौला तक पहुंचा। अब हम वापस जो है बता रहे हैं आपको कि सिराजुद्दौला की क्या ऐसी कहानी थी कि अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो देखिए सिराजुद्दौला जो था दोस्तों उसका अंग्रेजों के साथ जो है ना स्टार्टिंग से ही विरोध था, कॉन्फ्लिक्ट था। और भी ये कॉन्फ्लिक्ट और तब बढ़ गया कि अंग्रेज जो है कुछ चीज जो है ना अपना मन से करने लग गया। देखिए 1717 में जो है वो फर्रुखशियर ने, जो मुगल बादशाह था फर्रुखशियर ने एक जो है ना एक दस्तक प्रदान किया। दस्तक का मतलब होता है फ्री पास मतलब पूरे भारत में जो है वो अंग्रेज जो है फ्री पास का यूज करके, उस दस्तक का यूज करके व्यापार कर सकते थे। और अंग्रेज क्या किया ना, इस दस्तक को जो है वो दूसरा जो भारत का व्यापारी था, भारतीय व्यापारी को भी देने लगा। जिससे क्या हुआ, जिससे कि राज्य को क्षति होने लगी। राज्य को जो है दोस्तों, राज्य को राजस्व की हानि होने लगी, राजस्व क्षति होने लगी। और दूसरा, बिना बंगाल के नवाब के अनुमति के जो है ना वो किलाबंदी किया जाने लगा। किलाबंदी उस समय जो है एक बहुत ही फेमस किला हुआ करता था कोलकाता में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम का अपना एक स्टोरी है दोस्तों। तो फोर्ट विलियम की किलाबंदी की जाने लगी, जिसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला को लगा कि मेरा बात जो है वो अंग्रेज नहीं मान रहा। तो सिराजुद्दौला जो है जून 1756 में
जून 1756 में वो आक्रमण कर देता है कहां पर, तो कोलकाता पर। और जब कोलकाता पर आक्रमण कर देता है, यहाँ फोर्ट विलियम का जो हेड जो था, जिसका नाम था ड्रेक, विलियम ड्रेक भाग जाता है। और इसी का बदला इसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है आगे चल के जो है कासिम बाजार पर भी आक्रमण कर देता है। और यहाँ पर जो है वो 146 अंग्रेजों को बंदी बना करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। और इस 146 में मात्र उस कमरे में मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाता है। इसी घटना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। ठीक है, ये जो एग्जैक्ट डेट जो दोस्तों वो था 20 जून 1756 को जो है ब्लैक हॉल यानी काल कोठरी की घटना घटी थी। और इस काल कोठरी की घटना का जो है वो जिक्र जो है सिर्फ एक अंग्रेज थे जिन्होंने जो है किया है, उनका नाम था हॉलवेल ने जो है वो बस इसका जिक्र किया है। इसलिए इसके घटना की सत्यता पर संदेह पैदा होता है कि क्या ये घटना वास्तव में हुई थी, क्योंकि उस समय के जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने जो इस बात का जिक्र नहीं किया है, इस घटना का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हॉलवेल ने जो है इसका जिक्र किया है। ये सब जब घटना हो जाता है, जब ब्लैक होल घट जाता है, कोलकाता पर आक्रमण हो जाता है, मतलब सिराजुद्दौला का कासिम बाजार पर जब कब्जा हो जाता है, तब क्या होता है, उस समय मद्रास में जो सेनापति थे, जो सेना का हेड था वो था क्लाइव जो है कोलकाता पर कब्जा करने के लिए चलता है। और नौसेना का जो हेड जो था वाटसन, दोनों चलता है, फिर कोलकाता पहुंचता है। अंततः मजबूरन जो है वो 9 फरवरी 1757 को जो है वो क्या होता है, अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। किसको, सिराजुद्दौला को क्लाइव के साथ। और इसमें क्या हुआ कि जितना भी अंग्रेज का जो भी उसकी जो इच्छा थी, जैसे कि वो किलाबंदी करना चाहता था, दस्तक से व्यापार करना चाहता था, उसके बाद जो है अपना सिक्का चलाना चाहता था, वो सभी का परमिशन जो है सिराजुद्दौला को देना पड़ गया। किसको, अंग्रेजों को। बात समझ, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सिराजुद्दौला को मजबूर किया गया। और इसके बाद ही जो है ना वो अंग्रेज जो है ना वो बंगाल में संयंत्र करना शुरू करता है। और संयंत्र ऐसा रचता है कि आगे चल के पलासी की लड़ाई में जो है वो सिराजुद्दौला को पूरी तरह से हरा देता है और भारत पर जो है एक नए युग की शुरुआत करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही पॉइंट था जो बंगाल से जुड़ा हुआ पॉइंट था। और यही अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में जो होती है दोस्तों, वो कब होती है, तो फरवरी 1757 में होती है। और कैसे कैसे हुआ ये स्टोरी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक्चुअली में है क्या ना कि लोग जो है बस क्वेश्चन रटते हैं। और आप कितना भी रटिएगा तो जब तक आप एक दूसरे को लिंक नहीं कीजिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो स्कोर कैसे होगा। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। आज मान लीजिए पूछ दिया अलीनगर की संधि किसके बीच हुई, कल को ये भी पूछ सकता है कि अलीनगर की संधि का क्या कारण था, अलीनगर की संधि कब हुई थी, अलीनगर की संधि किसके किसके बीच, अंग्रेजों का नाम भी पूछ सकता था। बात समझ रहे हैं, 4 कारण दे देगा, इसमें से कौन अलीनगर की संधि के पीछे कारण नहीं था, ऐसा करके भी क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन आपको एक ओवरव्यू के साथ साथ एक थोड़ा सा जो उससे जुड़ा हुआ आगे पीछे का स्टोरी भी पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन कहाँ से है और ये क्वेश्चन आखिर आ कहाँ से रहा। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था दोस्तों, तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट हम अपना जरूर जो उस ओर ले जाते थे कि जो है क्वेश्चन का ओरिजिन क्या है और हमको इससे जुड़ा हुआ और कौन कौन चीज को कवर करना है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया था। तो आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, वो लड़ाई था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का लड़ाई जो दोस्तों वो 1760 में होता है। और इसमें जो है वो फ्रांस की ओर से फ्रांसीसी सेनापति का नाम था काउंट डी लाली। क्या नाम था, काउंट डी लाली। और अंग्रेज का जो सेनापति था दोस्तों, अंग्रेज का जो सेनापति था उसका नाम था आयरकूट। तो आयरकूट ने लाली को कूट दिया था। और यही बांडीवास के युद्ध में जो है वो फ्रांसीसी की सैन्य शक्ति ध्वस्त हो गई थी। मतलब इसके बाद जो है वो फ्रांसीसी अब सेना नहीं रख सकते थे, सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर सकते थे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बांडीवास का युद्ध हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध आप लोग जानते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। फिर पलासी की लड़ाई दोस्तों 1757 में होती है। बक्सर की लड़ाई दोस्तों 1764 में होती है, जो आप लोगों को बताया जाएगा बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। देखिए
मैसूर जो है वो अंग्रेजों से वो भी जो है संघर्ष किया था। ये क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा 2022 में पूछा गया है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो मैसूर राज है दोस्तों, मैसूर राज की स्थापना जो है, मैसूर में जो स्वतंत्र शासन जो स्टार्ट किया था 1761 में किया था हैदर अली। हैदर अली पहले जो एक योग्य जो है वो सेनापति थे, योग्य सेनापति थे। ये बहुत पहले से मैसूर राज में सेवा कर रहे थे एज ए सेनापति के रूप में। 1761 में इनके हाथ में जो है पूरा मैसूर राज आ गया था और इन्होंने जो अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। और इनके समय में ये और इनके जो पुत्र थे वो टीपू सुल्तान, इनके द्वारा मिलकर जो है अंग्रेजों को जो कड़ी चुनौती दिया गया और 4 मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें मैं बारी बारी से बता रहा हूं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ उसका पीरियड था 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। जो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो आपको उस समय जो था वो था वेरी लास्ट। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में। 80 से 84 जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स और 90 से 92 जो था दोस्तों वो था उस समय कर्नवालिस। और सबसे लास्ट में जो था वो था बेलेजली। 1799 में दोस्तों था बेलेजली। ठीक है। और ये जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं संधि की तरह समाप्त हुआ था। जो पहला जो युद्ध था वो किस संधि की तरह दोस्तों समाप्त हुआ था? ये इस संधि का नाम था मद्रास की संधि। दूसरा जो युद्ध था वो मंगलोर की संधि की तरह समाप्त हुआ था। तीसरा जो युद्ध था दोस्तों वो था श्रीरंगपट्टनम की संधि की तरह समाप्त हुआ था। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पहला में हैदर अली जीत जाता है। पहला में हैदर अली वो जीत जाता है। लेकिन दूसरा में क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1784 तक है ना, 1782 में ही जो है 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद युद्ध का कमान चला जाता है उसके पुत्र टीपू सुल्तान के हाथ में। और फिर टीपू सुल्तान लड़ते रहते फिर 1799 में जो है वो टीपू सुल्तान का भी डेथ हो जाता है, यानी टीपू सुल्तान भी युद्ध में मारा जाता है 1799 में। ठीक है। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब जो है वो सिख राज्य मतलब सिख मैसूर राज्य में जो है कृष्ण तृतीय नामक एक बालक होता है। उस बालक को जो है वो सत्ता पर बैठा दिया जाता है, जो वोडेयार वंश का शासक था। किसका था? वोडेयार वंश से ये संबंध रखता था। ठीक है, वोडेयार वंश से ये संबंध रखता था। तो मैसूर राज्य के बारे में आपको इतनी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। देखिए, टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि टीपू सुल्तान जो है वो क्या क्या किया था। तो देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर का जो है वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, हैदर अली का पुत्र थे। टीपू सुल्तान जो है ना एक धार्मिक रूप से जो है धार्मिक सहिष्णुता लाया था अपने राज्यों में। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर और फ्रांस मैत्री का वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान जो है दोस्तों वो जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है और उसका सदस्य बनता है। टीपू सुल्तान जो है अपना दूत जो है कहाँ भेजता है दोस्तों? तो ईरान में भेजता है, कुस्तुनतुनिया में भेजता है। ठीक है, अफगानिस्तान में भेजता है, उसके बाद दोस्तों फ्रांस में भेजता है। ये सब जगह पर जो है ना टीपू सुल्तान जो अपना दूत भेजता है। टीपू सुल्तान की दोस्तों मृत्यु जो है 1799 में हो जाती है। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है। और टीपू सुल्तान को दोस्तों शेर ए मैसूर कहा जाता है। शेर ए मैसूर यानी मैसूर का शेर जो है दोस्तों वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी स्टोरी जो आपको पता होनी चाहिए टीपू सुल्तान के विषय में। अब देखिए, अब आपका जो है ये क्वेश्चन आपका बन गया कि कृष्ण तृतीया को बनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित किया था? देखिए, बंगाल में भी राजधानी का परिवर्तन होते रहा है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने बनाया। और फिर मुर्शिदाबाद से जो है वो मुंगेर जो बनाया था वो कौन बनाया था?
तो मीर कासिम बनाया था। अब मीर कासिम कब आया, तो मैंने सिराजुद्दौला तक आपको पीछे बता दिया था कि सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी की लड़ाई में हार जाता है, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई में जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो मीर जाफर को बनाया जाता है, और मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम बनते। तो मीर कासिम जो था वो एक योग्य शासक था। देखिए मीर कासिम जो था, मीर कासिम का जो शासनकाल है दोस्तों वो 1760 से लेकर के 1763 तक रहता है। मीर कासिम जो था वो एक योग्य शासक था। अलीवर्दी खां की जितना भी उत्तराधिकारी हुआ उसमें जो है योग्य शासक था मीर कासिम। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो बनाया वो बनाया मुंगेर, ठीक है। मुंगेर इसलिए बनाया क्योंकि संयंत्र से बचने के लिए। मुर्शिदाबाद में अंग्रेज बहुत संयंत्र करता था, ठीक है, एकदम लगता था कि वहां पर जो है वो सही से शासन नहीं करने देगा, हस्तक्षेप करता था। उसी हस्तक्षेप से बचने के लिए जो है वो राजधानी मुंगेर बनाया। मुंगेर में जो है वो तोपखाना की स्थापना करवाता है। आज भी मुंगेर जो है ना वो तोपखाना के लिए फेमस है, ठीक है। तोप का जो है वो तोप या बंदूक की फैक्ट्री के लिए आज भी मुंगेर को जाना जाता है। उसके बाद जो है मीर कासिम ने जो दोस्तों वो सैन्य आधुनिकीकरण किया। सेना का दोस्तों क्या करता है, आधुनिकीकरण करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति थे गुरगिन खां, क्या नाम था, गुरगिन खां, गुरगिन खां, इसको जो है इसको रखते हैं। और ये भी अंग्रेजों के जो है ना वो विरोधी में है, क्योंकि मीर कासिम ने क्या किया था कि सिर्फ अंग्रेजों को मिलने वाला जो व्यापारिक छूट था उसको बढ़ा दिया, वो भारतीय को भी दे दिया। मतलब उनका कहना था कि सिर्फ अंग्रेज ही क्यों फ्री में व्यापार करेगा, भारतीय भी करेगा। तो भारतीय करेगा, इससे क्या हो गया, इससे अंग्रेजों को चुनौती होने लगी, उसको भारतीय व्यापारियों से टक्कर मिलने लगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति था एलिस, और उस एलिस ने जो है गुस्से में आकर क्या किया, पटना पर जाके कब्जा कर लिया। तो फिर मीर कासिम जो आक्रमण करके जो है 1763 में वो एलिस पर आक्रमण कर देते हैं पटना में जाके, और इसी में एलिस मारा जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं पटना हत्याकांड, ठीक है। जब ये पटना हत्याकांड हो जाता है, जब एलिस की मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेज नाराज हो जाते हैं और फिर से मीर कासिम को हटा देते हैं अपनी सत्ता से। और मीर कासिम को हटा दिया जाता है और फिर से पुनः मीर जाफर को बना दिया जाता है 1763 में। और इसी गुस्से से जो है मीर कासिम आगे चल के 1764 में जो है बक्सर का युद्ध में भाग लेते हैं। बक्सर का युद्ध जो डायरेक्ट जब होता है तो उसमें मीर कासिम उस समय शासक नहीं थे, 1763 में ही ये सत्ता से हट गए थे, लेकिन इन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था क्योंकि इन्हें सत्ता से हटा दिया गया था और इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का ठान लिया था। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो अभी मैंने बताया कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है, जो 1799 में जो है वो आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के समय जो था वो अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था बेलेजली। और बेलेजली जो है, बेलेजली के समय में ही जो है मैसूर जो है पूरा तरह से जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो इसलिए जो है मार्कविस ये उपाधि दिया गया था बेलेजली। आयरलैंड का जो लॉर्ड साम्राज्य था उसमें जो है बेलेजली को मार्कविस की उपाधि दिया था। क्यों? मैसूर विजय के उपलक्ष्य में। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए क्लाइव के बारे में मैं बता देता हूँ। क्लाइव की स्टोरी और द्वैध शासन की स्टोरी जो है दोनों, देखिए क्लाइव जो था ना वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है। इसने जब प्लासी की लड़ाई जीता तो एक नया सिस्टम लाया शासन का, जिसको हम बोलते हैं द्वैध शासन। इस द्वैध शासन में क्या हुआ जानते हैं? इस द्वैध शासन में जो है वो दीवानी अधिकार जो दे दिया गया वो अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया। और जो प्रशासनिक जो था निजामती कार्य, निजामती एंड प्रशासनिक जो जिम्मा था वो दे दिया किसको? वो दे दिया नवाब को। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन करना, मतलब कर वसूलना, ठीक है, सेना पर कब्जा रखना, जो मेन मुख्य जो पावर था वो ले लिया अंग्रेज अपने हाथों में। और जो जिम्मेवारी वाला काम था वो दे दिया निजाम को, ठीक है, मतलब नवाब को। निजामती मतलब होता है कि शासन प्रशासन और सैन्य का जो खर्चा था, सैनिक का जो खर्चा था, तो खर्चा वाला काम दे दिया किसको? नवाब को।
और फायदा वाला कर वसूलने का काम ले लिया खुद। यही होता है द्वैध शासन। ये द्वैध शासन 1757 से लागू किया और चलते चलते 1770 में जो है वो बंगाल में एक भयानक जो है, बंगाल में क्या पड़ गया, भयानक अकाल पड़ गया, जिसमें लाखों लोग जो है वो काल के गाल में समा गए। आगे चल के जब वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत का गवर्नर बनते हैं, 1772 में ये बंगाल का बनते हैं, तो इन्होंने जो है हटा दिया, इस द्वैध शासन के सिस्टम को समाप्त कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो द्वैध शासन था ये क्या था, और द्वैध शासन को जो है लागू किया क्लाइव ने, हटाया वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। और इसके कारण जो बंगाल में जो है भयंकर जो है दुर्दशा, दुर्भिक्ष या अकाल भूखमरी की समस्या पैदा हो गई थी। लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी आपको जो है कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइव से भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्लाइव जो है वो भारत का जो है 2 बार जो है गवर्नर बनता है, ठीक है। क्लाइव एक ही बार गवर्नर ऐसा नहीं है कि वो बनता है, बल्कि 2 बार गवर्नर बनता है। एक 1757 में बनता है और दूसरा जो बनता है 1757 से 60 तक, और दूसरा जो है दोस्तों वो 1765 में बनता है। क्लाइव को माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। क्लाइव का कारनामा सुनिएगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जब प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी युद्ध का नेतृत्व, प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व जो है वो क्लाइव ने किया था, और क्लाइव ने जो है वो इलाहाबाद की संधि भी किया था। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई दोस्तों, जिससे ये फिक्स हो गया था कि भारत में जो है वो अंग्रेज शासन करेगा। उसके बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन ये क्लाइव था, क्लाइव को कहा जाता है दोस्तों, क्लाइव को कहा जाता है जो पीठ, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा था स्वर्ग से उतरा सेना नायक, स्वर्ग से उतरा जो है सेना नायक जो है वो कहा जाता है। और इसको जो है के.एम. पनिंकर, के.एम. पनिंकर जो भारतीय इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि लुटेरा राज्य का स्थापना जो है ना वो क्लाइव ने किया। अंतिम में जो है जानते हैं क्लाइव जो है लास्ट में जो है आपको ये इंग्लैंड जाता है, और ये जो इसकी मृत्यु दोस्तों आत्महत्या से होती है। ये क्लाइव जो है वो अंतिम में जो है अपना आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। ये क्लाइव के बारे में छोटा सा जो है आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब इलाहाबाद की संधि के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए जब बक्सर की लड़ाई समाप्त होती है ना, तब इलाहाबाद का संधि किया जाता है। ये 2 संधि 2 चरण में होता है। पहला संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि होता है मुगल बादशाह के साथ, जो उस समय के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, और दूसरा जो संधि होता है दोस्तों वो होता है आपको अवध के नवाब के साथ, शुजा उद्दौला के साथ। इसमें बेसिकली जो है ना वो ये प्रावधान किया गया था कि पूरे क्षेत्र में जो है वो अंग्रेज फ्री में व्यापार कर सकता था, टैक्स वसूल सकता था, मतलब दीवानी अधिकार दे दिया गया था किसको, अंग्रेजों को। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि का संबंध किससे है। तो अलीनगर की संधि का संबंध दोस्तों मैं ये बता चुका हूं, ये है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से, ठीक है। ये भी देखिए दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बिहार दरोगा में। अब अगला क्वेश्चन, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध का नवाब कौन था। तो अवध का नवाब थे बाजिद अली शाह, और यही अवध के जो है अंतिम नवाब भी थे। देखिए अवध की जो स्थापना है दोस्तों, अवध का जो है संस्थापक, अवध के संस्थापक माना जाता है शहादत खां को। किसको माना जाता है, शहादत खां को। और अवध के जो लास्ट जो थे नवाब वो थे आपको बाजिद अली शाह, बाजिद अली शाह। अवध को जो दोस्तों 1856 में जो है कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन के आरोप में जो है ना वो डलहौजी ने विलय कर लिया था। और जिस समय ये विलय किया गया उस समय जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट अवध का कौन था, तो वो था जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम। और इसी आउटरम की रिपोर्ट पर जो है, इसी आउटरम की रिपोर्ट पर जो अवध पर कुशासन का आरोप लगा के और अवध को जो है मिला लिया गया था अंग्रेजी राज में। ये डलहौजी के समय की घटना है 1856 में दोस्तों, 1856 में जो है वो विलय किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में से किस जगह पर लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के बारे में जान लीजिए। भारतीय इतिहास में 2 प्रमुख लड़ाई लड़ी गई है, एक युद्ध है प्लासी की लड़ाई और दूसरा है बक्सर की लड़ाई। तो सबसे पहले प्लासी के बारे में मैं बता देता हूँ। प्लासी एक जगह है पश्चिम बंगाल के आज के नादिया जिले में, और ये जो नदी है दोस्तों वो नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के किनारे दोस्तों ये लड़ा गया था, ठीक है। और ये जो जब लड़ाई होती है
इसमें क्या होता है कि ये लड़ाई का मुख्य जो नेतृत्व करता था, एक तरफ थे सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ अंग्रेजी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। हार होने का मुख्य कारण था इसके जो सेनापति था मीर जाफर, इसका सेनापति था। उसके बाद राय दुर्लभ जो था दोस्तों इसका दीवान था। उसके बाद सेठ व्यापारी, जितना भी सेठ था व्यापारी था, वो सब अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। सिर्फ सिराजुद्दौला की तरफ से जो है मोहनलाल, दो ही सेनापति थे जिनकी छोटी टुकड़ी लड़ी थी, मोहनलाल और मीर मदान। यही दोनों लड़ता है और अंततः जो है वो सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और मीर जाफर को जो है रॉबर्ट क्लाइव क्या बना देता? बंगाल का नवाब बना देता। जब सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है तो 1757 से 60 तक जो है वो मीर जाफर को जो है वो जो बना देता है नवाब अंग्रेज, ठीक है। इसलिए मीर जाफर को दोस्तों कहा गया है कर्नल क्लाइव का गधा। कर्नल क्लाइव का गधा। मीर जाफर को भारतीय इतिहास में धोखेबाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदुनाथ सरकार जो है वो एक इतिहासकार, वो लिखते हैं कि प्लासी की लड़ाई जो है मध्यकालीन इतिहास का अंत है और आधुनिक इतिहास का प्रारंभ है। के.एम. पनिंकर लिखते हैं कि मीर जाफर और बंगाल के सेठों व्यापारियों ने जो है नवाब और नवाबी को अंग्रेज के हाथों से बेच दिया। ये जितना स्टेटमेंट दोस्तों आ रहा है वो प्लासी की लड़ाई के संबंध में आ रहा है। प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जिसमें अंग्रेजों ने जो है वो सत्ता की स्थापना किया था। मतलब अंग्रेजों द्वारा जो है वो शासन जो है शुरू किया गया था, शासन की नींव पड़ी थी भारत में। ये प्लासी की लड़ाई होती है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण लड़ाई दोस्तों होती है, उसका नाम है आपको बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध दोस्तों, बक्सर के युद्ध से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है एक तरफ दोस्तों रहता है बक्सर के युद्ध में कौन? तो अंग्रेज, और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ से जो है 3 भारतीय शक्ति रहता है जिसमें आपको मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और बंगाल के पूर्व नवाब जो रहता है जिसका नाम था मीर कासिम। ये लड़ते हैं बिहार के बक्सर में और इनकी पराजय हो जाती है। ये इनकी हार हो जाती है और इस लड़ाई ने इस बात पर मोहर लगा दिया कि अब जो है केवल और केवल एक ही बादशाह बचा है पूरे भारत में, वो है अंग्रेज। क्योंकि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुगल खत्म हो गए, अवध खत्म हो गया, बंगाल खत्म हो गया, तो कौन बचेगा? केवल और केवल बचेगा अंग्रेज। तो अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत पर जो नींव पड़ी थी वो प्लासी में पड़ी थी और मोहर जो लगा दिया वो बक्सर की लड़ाई में लगा दिया गया। और इसके बाद जो है इसी का फायदा उठाते हुए 1765 में क्लाइव फिर आता है और क्लाइव ने किया इलाहाबाद की संधि। क्लाइव ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि किया। और इलाहाबाद की संधि जो है 2 चरणों में होती है। पहला चरण इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरा चरण। जो पहला संधि होता है दोस्तों वो होता है शाह आलम द्वितीय से, ठीक है। और इसमें ये बात की परमिशन मिल गई, शाह आलम द्वितीय से ही पहला संधि होता है और इसमें कहा गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है वो अंग्रेज फ्री में व्यापार करेगा, मतलब दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को मिल जाता है। दूसरा होता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। इसमें कहा गया कि अवध में भी जो अंग्रेज जो है फ्री में व्यापार करेगा और अवध का जो 2 क्षेत्र जो था, मतलब अवध का जो 2 क्षेत्र था वो छोड़ दिया गया। किसके लिए? शाह आलम द्वितीय के लिए, करा और मानिकपुर, ठीक है। अवध का जो 2 क्षेत्र था दोस्तों, करा और मानिकपुर का क्षेत्र जो है वो छोड़ दिया गया और यही क्षेत्र किसको दे दिया गया? शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। और इसी में शाह आलम द्वितीय जो है ना पेंशनर बन के रह गए, मतलब अब इनकी कोई अपनी शक्ति नहीं रही, जो भी शक्ति रही वो अंग्रेजों की रही। बात समझ गए आप? इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ, अंग्रेजों के ये पेंशनर बन गए। इनके बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अंग्रेजों को फ्री दीवानी अधिकार मिल गया। उसके बाद जो है दूसरी संधि हुई अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से और इसमें जो है अवध में जो है ना वो दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आगे क्या है, आगे का आपका क्वेश्चन है
कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टीपू सुल्तान जो हैदर अली के पुत्र थे, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में राजधानी स्थापित किया, शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान जो थे अपना राजदूत जो है भेजे थे। टीपू सुल्तान एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, ठीक है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है। उसके बाद देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है, तो 1792 में। जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था उसी से बताया था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। देखिए प्रथम आंग्ल में क्या हुआ था, प्रथम में हुआ था आपको मद्रास की संधि, द्वितीय में हुआ था मंगलोर की संधि, और तृतीय में क्या हुआ है, तृतीय में आपको हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, युद्ध वाले टॉपिक से। इसका सही आंसर दोस्तों है वो एंड्रयू फ्रेजर है। एंड्रयू फ्रेजर ने जो है वो हम्पी का जो अवशेष है उसको खोजा था सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नेबो के युद्ध में हैदर अली को हराया था। तो दोस्तों जो हैदर अली को जो है ना वो हराया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो उसी समय जो है हैदर अली को हराने वाला जो था वो था आयरकूट। वही आयरकूट का नाम याद कीजिए, एक जगह और थे ये आयरकूट जो थे, वांडीवास की लड़ाई में भी था ये आयरकूट, और यही अब आयरकूट आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो हैदर अली को भी पोर्ट नेबो में हराया था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो जीत गया था हैदर अली, लेकिन द्वितीय आंग्ल में जो है हार गया, और इसका जो है वो मृत्यु भी हो गया था। इसका 1782 में जो है वो हैदर अली जो है मारा भी गया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान के हाथों में नेतृत्व आ गया था। और ये हेक्टर मुनरो कौन था, तो बक्सर की लड़ाई में जो है अंग्रेजों का जो है वो सेनापति था, ठीक है। उसके बाद देखिए रुहेलखंड किस मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य बना। इसका सही आंसर है औरंगजेब। और औरंगजेब इसलिए है क्योंकि रुहेलखंड की स्थापना दोस्तों होती है 1724 के आसपास वीर दाऊद और प्लस में अली मोहम्मद खान ने स्थापना किया है। और जितना भी स्वतंत्र राज्य बना है दोस्तों उसका पीरियड जो है मैक्सिमम मतलब अधिकतम का पीरियड 1719 से 48 के बीच में ही है, जो कि आपको किसका था, तो मोहम्मद शाह जो था रंगीला बादशाह था। और इसी मोहम्मद शाह के समय में अधिकांश जो है ना वो राज्य जो है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसको हम बोलते हैं, इसी के समय में अधिकांश राज्य जो है ना वो स्वतंत्र हुए थे। तो इसलिए औरंगजेब के बाद हो जाएगा, और ये सब तो पहले के शासक थे। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था। तो इसमें आपको मीर कासिम और अंग्रेज बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई कुंवर सिंह ने 1857, और ये तो होगा ही नहीं, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है। मीर कासिम के अलावा अगर मान लीजिए शुजा-उद-दौला रहता, शाह आलम द्वितीय रहता तो भी सही होता। बक्सर की लड़ाई के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये 1764 में लड़ा गया था। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और बक्सर की लड़ाई के बाद ही निर्धारित हो गया था कि भारत में अब जो है केवल और केवल ब्रिटिश सत्ता ही शासन करेगी। अब अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया। देखिए जिस समय अंग्रेज आया था ना उसी समय जो है वो गोलकुंडा का एक शासक था कुतुब शाह। गोलकुंडा का शासक था कुतुब शाह। इस कुतुब शाह ने 1632 में एक फरमान जारी किया कि 500 पैगोडा के बदले मुफ्त व्यापार, मतलब 500 पैगोडा दो और गोलकुंडा का जो बंदरगाह है उसका इस्तेमाल करो, व्यापार करो। तो यही कहलाता है सुनहला फरमान, जो कि 1632 में जो अंग्रेजों को जारी किया था गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो देखिए रंजीत कोहिनूर हीरा का अपना स्टोरी है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, फिर भारत कैसे आया, फिर क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इसमें आपको मेनली जानना है कि जो अंग्रेज जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो रंजीत सिंह से छीन करके और भेज दिए कहाँ, लंदन, इंग्लैंड, अभी भी वहां पर है। तो इसको जो है रंजीत सिंह ने कहाँ से प्राप्त किया था, तो शाह सूजा से प्राप्त किया था। और कोहिनूर हीरा एक समय में भारत में हुआ करता था, ठीक है। और भारत में कहाँ हुआ करता था, शाहजहां के दरबार में हुआ करता। लेकिन जब शाहजहां के समय से होते होते मोहम्मद शाह का समय आया, और मोहम्मद शाह के समय में फिर जो है आक्रमण होता है।
आक्रमण होने के बाद जो है उसको जो है यहाँ से जो है ले जाता है, ठीक है। अफगान जो आक्रमणकारी था, जो नादिर शाह था दोस्तों, 1739 में ले जाता है और फिर जो है वो होते होते आपको शाह शुजा के पास पहुंचता है। और उसी शाह शुजा ने जो है रंजीत सिंह को जो है वो इनाम के रूप में जो है कोहिनूर हीरा दिया था। बात समझ रहे, कोहिनूर हीरा का स्टोरी कैसा कैसा है। फिर जब पंजाब का विलय कर लेता है लॉर्ड डलहौजी, इस कोहिनूर हीरा को लेकर के और भेज देता है इंग्लैंड यानी कि लंदन। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिख राज का अंतिम राजा कौन हुआ। देखिए, सिख राज का प्रथम राजा हुआ रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह का बेटा था कौन, खड़ग सिंह। शेर सिंह जो है वो द्वितीय अंगल सिख युद्ध में जो है सिख का सेनापति था। और अंतिम राजा जो था दोस्तों उसका नाम था दलीप सिंह को भेज दिया गया कहाँ, दलीप सिंह को जो है वो भेज दिया गया पढ़ने के लिए, कहाँ पढ़ने के लिए, दलीप सिंह को भेज दिया गया पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और इनको जो है 50,000 रुपये, 50,000 पाउंड की जो है वो दे दिया गया, क्या, स्कॉलरशिप। 50,000 पाउंड की जो है स्कॉलरशिप दे दी गई। और इसके बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये जो है सिख धर्म से ईसाई धर्म अपना लिए इस तरह से जो है। और ये इंग्लैंड में ही जो है इनकी मृत्यु वगैरह भी हो जाती है, वहीं पर जो है इन्होंने जो है मतलब अपना पूरा जीवन बिताया। तो सिख राज का अंतिम राजा जो था दोस्तों दलीप सिंह था। इससे यही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल में मैसूर और एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता। देखिए, मैसूर में शुरू से ही जो है वो हैदर अली एक्टिव थे, सक्रिय थे। और हैदर अली ने जो है 1755 में जो है डिंडीगुल में जो है शस्त्रागार की स्थापना किया। और 1761 में, 1755 में जो है वो स्थापना किया। 1761 में जो है मैसूर का शासक बने, ठीक है। और इसके अलावा अन्य सुधार किया। तो इसका सही आंसर है आपको हैदर अली। उस समय हैदर अली क्या थे, जिस समय ये स्थापना किया उस समय जो ये सेना के हेड थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो PYQ को डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसको रैपिड फायर में करेंगे। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने जो है 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो देखिए, हैदर अली को सहायता करते थे फ्रेंच, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरोधी थे। लेकिन इन्होंने जो है वो सहायता किया था किसको, मैसूर के शासकों को, हैदर अली को, टीपू सुल्तान को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। अगला है 1755 डिंडीगुल मैसूर में शस्त्रागार की स्थापना किसने किया, तो हैदर अली। अगला क्वेश्चन है कि एला सापला की संधि के बारे में बताइए। तो देखिए, एला सापला की संधि 1746 से 48 तक जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति हुई थी। और इसमें यह शर्त रखा गया था कि जो प्रदेश एक दूसरे का कब्जा किया गया उसको वापस कर दिया जाए। इसी में जो अंग्रेजों को मद्रास फिर से मिल गया था। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी। यानी दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं बल्कि विजित हुए थे। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, बिल्कुल नहीं। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था अनिर्णित हुआ था, अनिर्णित मतलब इसमें कोई जीत हार नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, ठीक है। और इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी, जिसके तहत आधा राज्य और 3 करोड़ रुपया जो है जुर्माना देना पड़ गया था अंग्रेजों को, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के समय दिवंगत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है। 1799 में जो है ये मारे जाते हैं। और इस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल रहते हैं उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम रहता है, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसी जीत में, इसी मैसूर के जीत में जो है इनको मार्क्विस की उपाधि दिया जाता है, मार्क्विस की उपाधि दी जाती है। और कहा भी गया लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, यह कहा भी गया कि आज जो है पूरब का साम्राज्य जो है मेरे कदमों में पड़ा है, ठीक है। तो इसको बहुत बड़ी जीत जो है वो माना गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इसको जो है सही चुनना है। देखिए 1775 में क्या हुआ था, तो आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा। 1775 में जो है वो 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी सलवाई की संधि के तहत। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। 1780 में जो है दोस्तों देखिए दूसरा है, 1780 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हो जाएगा। उसके बाद 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक होता है।
और 1838 से 42 तक जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। तो ए का जो आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दोस्तों, सी का जो है पहला हो जाएगा, यानी आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो इसको मिलान करना था। और इसमें जो युद्ध के बारे में देखिए, मराठा युद्ध की बात अगर हम करते हैं तो प्रथम वाला जो है मराठा युद्ध 1775 से 82 होता है, दूसरा 1803 से 4 होता है, तीसरा 1817 से 18 तक होता है, ठीक है। ये पूना और ग्वालियर की संधि, पूना की संधि होती है 1818 में, इसमें मंदसौर की संधि होती है, इसमें जो है सुरजी अर्जुन गांव और देवगांव की संधि होती है, सुरजी अर्जुन गांव इसमें मेन है। और 1775 से 82 इसमें सलवाई की संधि, इसमें सुरजी अर्जुन गांव की संधि और इसमें पूना की संधि और मंदसौर की संधि, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अफगान युद्ध की, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक दोस्तों होता है, ठीक है। और जबकि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों 1878 से 1880 तक होता है। इन चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आपको मैसूर युद्ध के बारे में, 4 मैसूर युद्ध हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्पति के प्रारंभ किया, रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के लिए आधुनिक शस्त्रागार बनाया, आमेर सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगी मंदिर में जो है वो देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये भी सही है। और रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के लिए जो है आधुनिक शस्त्रागार, ये भी सही है। ये जो है आपका गलत है कि अली मर्दान ने बंगाल में जो है वो राजस्व की नई पद्धति शुरू की, ठीक है दोस्तों। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पिक करना है आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से जिसने विदेश में दूतावास स्थापित किया, आप लोग जानते हैं कि विदेश में दूतावास किसने स्थापित किया था दोस्तों, तो टीपू सुल्तान ने, जो पहले हम बताए हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था, तो हैदर अली विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला की संधि सही है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि दोस्तों जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलुरु की संधि, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंगलुरु की संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलीलूर में जो है वो टीपू सुल्तान ने हराया था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में दोस्तों 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था। तो फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनेबो के युद्ध में हराया था, तो दोस्तों पोर्टनेबो के युद्ध में हैदर अली को दोस्तों किसने हराया था, तो आयरकुट ने दोस्तों पोर्टनेबो के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट्स ने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, बल्कि टीपू सुल्तान क्या था, तो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था, तो टीपू सुल्तान के साथ किया था। कब, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किया था। इसमें टीपू सुल्तान को आधा राज्य और 3 करोड़ रुपया हर्जाना देना पड़ा था। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है। आप लोग जानते हैं 1786 से 1793 तक किसका शासन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन था। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत और भी बहुत सारी चीजें हैं, नागरिक सेवा है, ठीक है, ये सब लागू किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो रणजीत सिंह की राजधानी ऐसे तो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी अगर पूछेगा तो अमृतसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह का सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने दोस्तों किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सूकर चकिया मिसल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि, ये भी आपको रणजीत सिंह, ये सारा चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं। रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था दिल्ली, काबुल, मकरान और श्रीनगर, तो देखिए सम्मिलित था, तो श्रीनगर जो है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था, तो दोस्तों दलीप सिंह जो है वो सिख राज का अंतिम राजा था, ठीक है। और महाराज रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो दोस्तों खरग सिंह जो है उत्तराधिकारी था। हालांकि शेर सिंह, ननिहाल सिंह, ये सब जो इनके पुत्र थे, लेकिन उत्तराधिकारी हुए खरग सिंह। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के पक्ष में थे, तो शेर सिंह के पक्ष में थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह चाहते थे कि शेर सिंह जो है राजा बने, लेकिन बनाया गया खरग सिंह को। अगला क्वेश्चन है कोलकाता को किसने बसाया,
तो दोस्तों कोलकाता की स्थापना जो है जॉर्ज चार्नोक ने किया था, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कोलकाता का संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज चार्नोक। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है आप आज का जो है दोस्तों वो आपका क्लास था, और ये जो टॉप 30 क्वेश्चन मैंने करवाने का प्रयास किया कि रैपिड फायर राउंड में जो आप लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा उसी को हमने जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताने का प्रयास किया। आज का क्लास कैसा लगा, मंजिल सीरीज का ये दूसरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, इसको शेयर करें ताकि जो है आगे के क्लास को जो है वो फटाफट से कंटिन्यू किया जा सके और रेगुलर क्लास देके आप लोगों को जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा सके। और आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए और यहाँ पर अपने आप को जो आजमाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में, थर्ड वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।